हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े आनुवंशिकता और जैव विकास यानी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। और आज की क्लास में हम लोग विकास, जैव विकास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ विकास। जीवों के अंदर ही होने वाले विकास को हम लोग क्या कहेंगे? जैव विकास कहेंगे। ठीक है, तो जैव विकास की अगर बात करें, विकास की बात करें तो ये क्रमिक परिवर्तन होता है, यानी कि ये तुरंत होने वाली क्रिया नहीं है, ये धीरे धीरे होता है, यह प्रक्रम धीरे धीरे होता है। तो हम लोग विकास को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक क्रमिक प्रक्रम, यानी कि ये धीरे धीरे होने वाला एक प्रोसेस है ना। ऐसा नहीं है कि जीवों में इवोल्यूशन तुरंत ही हो जाता है। तो यहां से हम लोग ये क्लियर हो गया, हेडिंग से क्लियर हो रहा है कि जीवों में जो विकास होता है वह धीरे धीरे होने वाला प्रक्रम है। अगर किसी जीव में कोई आप जटिल रचना देख रहे हैं तो वह जटिल रचना अचानक से नहीं हुई है, उसको समय लगा है ना। तो ये परिवर्तन बहुत ही समय के बाद, अचानक ही नहीं दिखता है, कई पीढ़ियों बीतने के बाद, जैसे अनगिनत पीढ़ियां बीतने के बाद आपको ये देखने को मिलता है। जैसे आपने ये सुना होगा कि इंसानों के पहले पूंछ हुआ करते थे, वो पूंछ गायब हुए, वो गायब होने में अचानक से नहीं गायब हुआ, उसमें धीरे 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 परिवर्तन है और वो धीरे धीरे छोटे होते गए और तब ये जाके गायब हुए। तो विकास के क्रम में जीवों द्वारा धारण की गई कोई नई रचना या विलुप्त हुई कोई रचना, उसके लिए उस कई पीढ़ियों का बीतना जरूरी है। कई पीढ़ियां बीतती है उसके बाद, अच्छा वो निर्भर करता है। तो ये डिपेंड करता है कि वह अगर कोई नई रचना धारण करता है तो वह उसके लिए कितने समय के लिए लाभदायक है, उसके बाद उसका धीरे धीरे हासिल होगा और धीरे धीरे वो गायब हो जाएगा। ठीक है, और ऐसी जो रचनाएं जो वो धारण करता है, वह रचना उसके लिए उस प्रकृति के अनुकूल है कि नहीं, ये भी निर्भर करता है। अगर कोई रचना वो धारण करता है, कोई नई रचना उसके पास, उसके शरीर में इन्वॉल्व होती है पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ने से, अब अचानक से नहीं देखने को मिलेगा, ये धीरे धीरे देखने को मिलता है। तो कई पीढ़ियां बीतेंगी, अनगिनत पीढ़ियां बीत सकती हैं, हो सकता है, तो तब उसमें एक नई रचना आई। और ये रचना प्रकृति ने क्यों चयन की, इसके लिए भी आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। तो प्रकृति में उसकी आवश्यकता है कि नहीं, उस जीव को उस रचना की आवश्यकता है कि नहीं, ताकि वो उस प्रकृति के अनुकूल उस वातावरण में वह रह सके, ये सारी चीजें निर्भर करती हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। हम एक मनुष्य की आंख को देखते हैं, इस लड़की का आंख देखिए, इस आंख को देख लिए। अब जंतु जगत में चलते हैं और जंतु जगत में हम प्लानेरिया के बारे में पढ़े हुए हैं, इस तरह की आकृति है। इसके नेत्र बिंदुओं को देखिए। अभी जैसे हम लोग का आंख बहुत ही जटिल रचना है, लेकिन प्लानेरिया एक सिंपल रचना है, उसमें ये आंख जैसी रचना जो देख रहे हैं एकदम समान ऐसे ही दिख रही होंगी। हाँ, ये भी एकदम एक सरल रूप में है, ये आपका जटिल रूप में, फर्क बस इतना है। ये कैसे? तो एक्चुअल में जब दिख रहा है कि यही रचना समान पाई जा रही है, इसका मतलब हो सकता है कि यह जो जंतु है, मनुष्य है, यह रचना इसको प्लानेरिया से प्राप्त हुई हो, है ना। तो ये जो आप इसके अल्प नेत्र बिंदु जो देख रहे हैं, अल्प वर्धित नेत्र बिंदु इसे कहेंगे, ये अल्प वर्धित नेत्र बिंदु जो देख रहे हैं, इसी से प्रकृति ने चयन किया कि हाँ, मनुष्य के अंदर भी ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है और प्रकृति ने इसके लिए इसका चयन कर लिया। ठीक है, तो ये जो रचना है ये जंतुओं के लिए लाभदायक है, किसी चीज को देखने के लिए, समझने के लिए। तो प्रकृति ने इस नेत्र बिंदु का चयन कर लिया जंतु जगत में, जंतुओं में, हर एक प्रकार के जो जानवर हैं उन सब में ये रचना आ गई, अति लाभदायक है उनके लिए। हम लोग जा रहे हैं, जानते हैं ना जी, तो इसलिए इसमें से यह रचना आ गई। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जिसके द्वारा हम इस चीज को समझ सकते हैं कि विकास जो क्रम होता है, विकास का जो क्रम होता है, यह धीरे 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 होता है और ये डिपेंड करता है कि किसी जीव के अंदर वह कितनी आवश्यक रचना है, कितनी लाभदायक है, और प्रकृति उसका चयन कर रही है तो किस वजह से कर रही है ना। वो परिस्थिति के अनुकूल प्रकृति उसमें बदलाव ला देती है। आपने कभी यह सोचा है, ये जो पक्षी होते हैं, पक्षियों के पर कैसे हुए? जाहिर सी बात है, पक्षी के अंदर पर होता है, पंख होते हैं, तो इससे क्या होता है, ये उड़ पाते हैं। पर पे ढके ये पंख जो होते हैं, इसके सहारे क्या करते हैं, उड़ान भरते हैं।
पर ये जो आप इस पे देख रहे हैं, इस पर इनके परों के ऊपर ये जो पंख होते हैं, ये पंख अचानक से नहीं आए हैं। ठीक है, प्रारंभ में जो पक्षी हुआ करते थे वो उड़ान भरने में सहायक नहीं थे, वो उड़ नहीं पाते थे। ठीक है, ये जान लीजिए कि प्रारंभ में जो पक्षी होते थे उड़ नहीं पाते थे, उड़ान भरने के लिए उनमें लाभदायक कोई रचना उपस्थित नहीं थी। ठीक है, विकसित नहीं थी। तो प्रकृति ने क्या किया, उस पंख का चयन कर लिया। क्यों किया, इसके लिए आवश्यक है। पहले हुआ यह होगा, संभवतः यह माना जा सकता है कि पहले यह हुआ होगा कि इनको ठंडा लगता होगा, ठंडा लगने के लिए इनके ऊपर ये पंख आ गए, पंख आ गए ये बचने के लिए। अब उस समय जब इनके ऊपर पंख आ गए तो ठंडी से बचाव तो हो गया, लेकिन अन्य जंतुओं से बचने के लिए ये भागते थे, जिसके कारण ये शिकार बन जाते थे, ये जंतुओं के शिकार बन जाते थे। दूसरी बात यह रही होगी कि इनको भोजन के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था। अब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इनको कोई माध्यम चाहिए, है ना। तो मान लीजिए वो किसी एक जगह पे हैं, अब उनको स्थान बदलना है, तो अगर वो टहल के जाएंगे तो काफी लंबा समय लगेगा। तो इनमें धीरे धीरे उड़ान भरने की क्षमता आने लगी और ये उड़कर एक जगह से दूसरे जगह जाना। आप देखे होंगे पक्षियां मौसम बदलने के साथ साथ अपने स्थान में भी परिवर्तन लाती हैं। तो ऐसा यह हुआ होगा कि पहले इनके ऊपर पर पे पंख आ गए। पंख किस लिए आए, ठंडा से बचाने के लिए, ठंडी से बचाव के लिए। फिर ठंडी से बचाव करने के बाद इनको भोजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था, जिसके कारण क्या होता था कि इनको तकलीफें होती थी। तो ये धीरे धीरे उड़ान भरना शुरू किए, कूदना शुरू किए, ये उछलना शुरू किए। उछलने के बाद जो नए इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन हुआ, जिसके कारण फिर ये उड़ान भरने लगे और उड़ान भर के एक दूसरे से दूसरी जगह जाने लगे, है कि नहीं। तो ऐसे हम लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं कि इनमें भी इवोल्यूशन हुआ, इन्हें पंख आ गए, पर के ऊपर पंख आ गए और फिर ये उड़ान भरने लगे एक जगह से दूसरे। तो ठंडा से भी बच गए, इनके अंदर उड़ान भरने की भी क्षमता हो गई, है कि नहीं। जैसे मैं एक पादप जगत में ही ले लेता हूं, जैसे एक गोभी की हम लोग बात करते हैं, फूल वाली गोभी की। ठीक है, तो फूल वाली गोभी जो देख रहे हैं, इसी के उदाहरण से समझिए। इसका हम लोग देखते हैं खेती में बहुत सब समय से इस्तेमाल हो रहा है, और इसी का ना एक ये प्रजाति विकसित होकर ये क्या बन गया है, ब्रोकली जिसे कहते हैं, है ना, हरी वाली गोभी जिसे ब्रोकली कहते हैं। ऐसे कई प्रकार की आप गोभियां देखे होंगे, है ना। तो ये सब कैसे उत्पन्न हुए, तो इसमें भी विकास हुआ और विकास होकर ये नई प्रजातियां इसकी उत्पन्न हो गई। पत्तीदार गोभी आप देखे होंगे, है ना, कोलराबी देखे होंगे। तो ऐसे बहुत सारी गोभियों के प्रकार आपको देखने को। तो ये कैसे हुआ, इनमें भी विकास हुआ, और विकास हुआ तो ये अचानक से नहीं हुआ, इसमें भी समय लगा। इसमें धीरे धीरे रंग में परिवर्तन आके ऐसी हो गई, है ना जी। विकास के अगर बात करें दृष्टिकोण से, तो हम लोग प्रजातियों के बारे में, उनके बीच के संबंधों के बारे में, उनके डीएनए में हुए परिवर्तन के से भी हम लोग पता लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, हमने सुना है कि मनुष्य और चिंपैंजी का डीएनए एक जैसा मिलता है। तो इसका मतलब यह है कि डीएनए से हमें ये ज्ञात हो गया कि हो सकता है, ये हो गया कंफर्म कि मनुष्य जो है इसका पूर्वज चिंपैंजी रहा होगा, है कि नहीं। तो डीएनए के द्वारा भी हम लोग यहां से ये पता लगा सकते हैं कि जीवों में कि किसका कौन पूर्वज है। डीएनए की जांच करके भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि किसका कौन पूर्वज है। देखेंगे कि उनमें कितनी सिमिलरिटी मिल रही है, उनके डीएनए में कितनी समानता मिल रही है। समानता के आधार पर भी आप उनके पूर्वज का ज्ञान, पूर्वजों के बारे में पता लगा सकते हो आसानी से। तो अगर बात करें विकास की, जैव विकास की, तो जरूरी नहीं है कि जैव विकास हमेशा प्रगतिशील होता है। ठीक है, ये सदा प्रगतिशील नहीं होता है। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि जैव विकास सदा प्रगतिशील नहीं होता है, सदा प्रगतिशील नहीं हो सकता है ना। ये प्रगतिशील हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि आप अगर किसी जीव की बात करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि किसी जीव से, है ना, कोई नई प्रजाति उत्पन्न होती है, तो नई प्रजाति होने के लिए कई सारी पीढ़ियां बीत जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि नई प्रजाति उत्पन्न होती है तो जो मूल प्रजाति है जिनसे ये जीव उत्पन्न हुए हैं, है ना, वो नष्ट हो जाए, है ना, वो नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। मूल प्रजाति
नई प्रजाति के बनने के कारण जरूरी नहीं है कि मूल प्रजाति नष्ट हो जाती है। जैसे आप मनुष्य और चिंपैंजी को ले लो, अभी भी चिंपैंजी है और मनुष्य भी है, तो मनुष्य के विकास होने के, मनुष्य के बनने तक, यानी कि नई प्रजाति के आने तक देखे ना, मूल प्रजाति अभी तक उसका अस्तित्व बना हुआ है। तो ये जरूरी नहीं है कि मूल प्रजाति नष्ट हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि मूल प्रजाति नष्ट नहीं भी हो और हो भी सकती है। यानी कि हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जैव का जो विकास होता है, जीवों का जो विकास होता है, वह किस आधार पर होता है? तो उनमें धीरे धीरे पाई जाने वाली विभिन्नताएं, जब जनन की क्रिया होती है तो उस क्रम में धीरे धीरे क्या होती है, नई प्रजाति आएगी, उसमें थोड़ी सी विभिन्नता आएगी, अगली प्रजाति में थोड़ी विभिन्नता आएगी, ऐसी विभिन्नताएं आएंगी। और प्रकृति द्वारा चयन होना इन दोनों पर निर्भर करता है कि प्रकृति क्या चयन कर रही है, क्या उसमें उसके अंगों में बदलाव ला रही है, इसके ऊपर भी निर्भर करता है। यानी कह सकते हैं कि नई प्रजाति के उद्भवन में प्राकृतिक चयन और आनुवांशिक विचलन, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनके अंदर आनुवांशिक गुण ट्रांसफर हो रहे हैं, उनमें जो परिवर्तन हो रहा है, इन दोनों को मिलाकर ही नई प्रजाति का निर्माण होता है ना। तो ये ऐसा कह सकते हैं। तो जो नई प्रजाति आएगी, वह नई प्रजाति के साथ अगर हम लोग मूल प्रजाति के सदस्यों के साथ जब लैंगिक जनन करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि जो जनन क्षमता करने, वहां जो संतान उत्पन्न होंगे, तो उनमें जन्म देने वाली यानी जनन क्रिया वाली क्षमता नहीं होती है। ठीक है, वहां जो संतान उत्पन्न होंगे, जनन कर जो संतान उत्पन्न होंगे, वहां पे जनन क्षमता वाले संतानों की जन्म नहीं दे सकते हैं। वो जो संतान उत्पन्न करेंगे वो जनन क्रिया नहीं कर सकते, यानी कि उसके बाद इनके बीच में आप कह सकते हैं कि यहाँ से जो संतान उत्पन्न होंगे वह आपस में प्रजनन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर जनन क्षमता ही नहीं होगी। आप कहोगे कि सर ये कैसे? जैसे आपको कहूं कि मनुष्य है और दूसरा मैं चिंपैंजी ले लेता हूं। मैं फिगर के साथ समझाता हूं और अच्छा लगेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये आपका चिंपैंजी हो गया, ये मनुष्य हो गया। हम लोग जानते हैं कि मनुष्य का पूर्वज चिंपैंजी है, और चिंपैंजी की भी उत्पत्ति जो हुई होगी वो किसी जीव से हुई होगी, है ना। उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। तो यहां से हमें ये पता चला कि दोनों के पूर्वज एक ही हैं। इनमें ही, चिंपैंजी में ही विकास होकर ये धीरे धीरे मनुष्य में परिवर्तित हो गए, है ना। चिंपैंजी जो थे, इनमें विकास होकर वो धीरे धीरे मनुष्य में परिवर्तित हो गए। लेकिन क्या इन दोनों के बीच लैंगिक जनन हो सकता है? जनन की क्रिया हो सकती है? जनन करके ये बच्चे को जन्म दे सकते हैं? लैंगिक जनन नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो ये दोनों एक ही, इनके पूर्वज एक ही हुए। एक्चुअल में तो मनुष्य चिंपैंजी की मनुष्य का पूर्वज कौन है? चिंपैंजी है। तो अगर इनके बीच में अगर हम लोग लैंगिक जनन कराए, तो क्या लैंगिक जनन करने से यहाँ पे संतान की उत्पत्ति होगी? लैंगिक जनन नहीं हो सकती है। अगर जबरदस्ती ही इनके बीच सेक्स कराया जाए, ये नर हो गया और ये मादा हो गई, है ना। नर मनुष्य यहाँ पे ले लिए हैं और मादा ये चिंपैंजी ले रही है। तो इनके बीच में अगर आप लैंगिक जनन कराएंगे, तो लैंगिक जनन से क्या संतान की उत्पत्ति होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनमें लैंगिक जनन ही नहीं होगा। हाँ, पूर्वज एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें मनुष्य में, तो मनुष्य के अंदर कुल 25,000 जीन में 99% जीन चिंपैंजी के जीन के समान है। तो जब जीन समान मिल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ना जी कि जाहिर सी बात है ये इसका पूर्वज रहा होगा। तो यह निष्कर्ष लगा है कि दोनों में बहुत ही कम अंतर है। इसका मतलब यह है कि यह इसका पूर्वज रहा होगा, है ना। या यूं भी कह सकते हैं कि दोनों के एक ही पूर्वज रहे होंगे। ये भी कह सकते हैं कि दोनों के एक ही पूर्वज रहे होंगे। अगर चाहे तो हम लोग 2 लाइन इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि किसी प्रजाति विशेष से एक ऐसी नई आबादी, या फिर कह सकते हैं समिष्ट का विकास
विकास करते हैं जो मूल प्रजाति के सदस्यों के साथ लैंगिक जनन कर जनन क्षमता वाले संतानों को जन्म नहीं दे सकते हैं। जैसे कि आप यहां चित्र में देख रहे हैं, ये चिंपैंजी और मनुष्य का पूर्वज एक ही रहा होगा, लेकिन अगर इन दोनों में लैंगिक जनन कराया जाए तो ये जो होंगे इनसे कोई बच्चा जन्म नहीं लेगा। यानी कि मूल जो प्रजाति थी इनकी, इन दोनों की एक्चुअल में इसकी मूल प्रजाति हुई और इसकी कोई प्रजाति नहीं होगी, यानी कि दोनों की एक ही मूल प्रजाति हो गई। और इनके जो ये सदस्य हुए, उस मूल प्रजाति के ये दोनों सदस्य हुए ना, तो अगर इनमें आपस में लैंगिक जनन कराया जाए तो इनके अंदर वैसी जनन क्षमता नहीं है ताकि ये संतान की उत्पत्ति कर सके। हाँ, यही होगा कि चिंपैंजी ही ले ले नर और मादा तो उनके बीच हो जाएगा, मनुष्य ही ले लेते हैं नर और मादा तो उनके बीच हो जाएगा। लेकिन इन दोनों में आपस में कराया जाए, क्योंकि ये अलग अलग उप प्रजातियां ना हो गई, ये अलग अलग उप प्रजातियां हो गई, इनके बीच में जनन की क्रिया नहीं हो सकती है। समझे ना बात को? तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि जैव विकास से जो उत्पन्न नई प्रजाति होती है, वह नई प्रजाति अपने पूर्वज से जटिल होती है, ताकि वह इस वातावरण के अनुकूल रह सके। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि नई प्रजाति के आने से जो मूल प्रजाति है वह नष्ट हो गई, नहीं, वो भी कायम रहेगी, वह उस अनुकूल वातावरण में रहने लायक बन जाती है। हाँ, कभी कभी ये होता है कि मूल प्रजातियां भी खत्म हो जाती है क्योंकि उसके अनुरूप वहां पे वातावरण नहीं रहता है ना। तो ऐसे आप कह सकते हैं। क्लियर हो गया? आज की क्लास में हम लोग ये डिस्कस ही करेंगे, बस इसमें लिखने लायक कुछ था नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशंस। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।